हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी तैयारी भी रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं जितना भी हमने सिलेबस कवर किया है, तो अभी तक हमने ब्लॉक 1 पूरा कवर कर लिया है, दैट इज यूनिट 1 टू यूनिट 4 हमारा पूरा कवर हो चुका है। तो आज मैं उनसे ही रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या एग्जाम में जो पूछे गए हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। साथ ही साथ जो आपके एग्जाम का पैटर्न है आज उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले पैटर्न को समझ लेते हैं पेपर के, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आपका पेपर कुछ दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ठीक, एक रहता है आपका पार्ट ए और एक होता है आपका पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में बेसिकली क्या रहता है कि एक क्वेश्चन रहता है, उसके कई पार्ट्स रहते हैं। ठीक, तो उन पार्ट्स में लगभग आपके 6 क्वेश्चंस वो लोग देते हैं। ठीक, और आपको उनमें से कुछ 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, और हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। ठीक, तो इस हिसाब से आपका जो पार्ट ए है वो 20 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में 6 to 7 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और इसमें भी आपको कोई 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, हालांकि इसमें जो लास्ट क्वेश्चन रहता है या मैं कहूँ कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रहता है तो वो एक शॉर्ट नोट्स देते हैं और उसमें 4 ऑप्शन देते हैं, मतलब 4 शॉर्ट नोट्स रहते हैं जिसमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक, वो भी पार्ट बी का ही एक हिस्सा रहता है। ठीक है, और इस पार्ट में हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इट सम अप टू 80 मार्क्स। ठीक, तो आपका ये पेपर टोटल 100 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, लेकिन पेपर तो आपका 100 मार्क्स का आता है, लेकिन जब आपको मार्कशीट मिलेगी या मैं आपको बताऊं तो आपके यहाँ इसमें जो रेशियो चलता है वो चलता है आपका 70:30 का। ठीक, देखिए 70:30 का क्या रेशियो है कि जो भी आपके मार्क्स आउट ऑफ 100 बनेंगे उसको 70 में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, और जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं वो भी आप देख रहे होंगे कि वो भी 100 मार्क्स के हैं, राइट, लेकिन उनको किसमें 30 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। और जो आपको अपने मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे वो इन्हीं का जब सम अप होगा तब होंगे। ठीक है, मतलब आपका असाइनमेंट और आपका जो पेपर है दोनों 100 मार्क्स का है, लेकिन आपका जो पेपर है मेन वो 70 में कन्वर्ट किया जाएगा और आपके जो असाइनमेंट्स हैं उसको 30 में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न चलता है जो कि इग्नू फॉलो करता है। ठीक, आप पैटर्न समझ गए होंगे। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन बात करते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, देखिए कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट या नॉट सो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर वो बुक में दिया है, सिलेबस में है तो उसको कवर करना ही है। इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐसा हो जाता है कि अगर वो क्वेश्चन पेपर में आ गया तो इम्पोर्टेंट हो गया, क्वेश्चन पेपर में नहीं आया तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। तो ये भी जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं प्योरली आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके बेसिस पे ही बता रही हूँ। ठीक है, मैंने करीब आपके 10 ईयर्स के पेपर्स निकाले और उनका एनालिसिस किया तो मैंने यही देखा कि जो टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीट भी हुए हैं, ठीक है, तो वो यही सब टॉपिक्स हैं। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और मुझे उम्मीद है कि इसी में से आपका काफ़ी ज़्यादा पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं। यूनिट 1 में हमने पढ़ा था ना, डोमेस्टिक, फॉरेन एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट। ठीक, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक, अब इसमें डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट नहीं दिया हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट नहीं पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया पेपर में, लेकिन आप पढ़ के सब जाइएगा। ठीक, लेकिन इन टॉपिक्स पे फोकस ज़्यादा करिएगा। ठीक है, ये तो हो गई यूनिट 1 की बात। अब यूनिट 2 पे चलते हैं हम लोग। देखिए यूनिट 2 में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं या पेपर में जो पूछे गए हैं काफ़ी, वो है आपका ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस ऑफ ट्रेड थ्योरीज। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक, फ्री ट्रेड एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, द हेक्सचर्स-ओल्डिन-सैमुअल्सन थ्योरम, रिब्जेंस्की थ्योरम एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ
ट्रेड, ठीक है। तो बेसिकली आपको सारी ही थ्योरीज कवर करनी पड़ेंगी क्योंकि हर थ्योरी पेपर में पूछी गई है कहीं ना कहीं, ठीक। और जो आपका फ्री ट्रेड है और टर्म्स ऑफ ट्रेड है ये बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछा गया, मतलब अगर मैं बताऊं तो लगभग हर साल इसको पूछा गया है, ठीक है। तो इस पे काफी ज्यादा फोकस करिएगा। और एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज में डिफरेंस पूछा गया है, लेकिन इनको अलग अलग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब इन डेफिनेशन वाइज या ये थ्योरम बेसिकली क्या कहती हैं, देखिए कंपैरिजन अलग चीज है, ठीक, और किसी थ्योरी को इन डिटेल समझाना अलग है, ठीक है। तो कंपैरिजन में से आप कुछ भी 4-5 पॉइंट्स निकाल लेंगे, वो जानती हूँ कि आप उसमें लिख सकते हैं, लेकिन थ्योरी जब आपको समझानी होती है तो आपको काफी ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से तैयार करिएगा इस टॉपिक को, ठीक। चलते हैं अपनी यूनिट 3 पे, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने में ही बहुत छोटा टॉपिक है। अगर आप इसमें से सोचिए कि मैं यहाँ में से कुछ छोड़ दूं या ना पढ़ूं तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा, क्योंकि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट और भी जगह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पूरा ही कवर करिए क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन आया है, ठीक है। जितना भी आपको बुक में दिया है लगभग सब क्वेश्चन आए कि बीओपी अकाउंटिंग क्या होता है। बीओपी अकाउंटिंग नहीं पूछा गया, लेकिन अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं बीओपी अकाउंटिंग भी डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। अब बीओपी में अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो कंपोनेंट्स पूछेगा ही पूछेगा, राइट। फिर है डिसइक्विलिब्रियम के बारे में, फैक्टर्स और मेथड्स, ठीक। तो ये टॉपिक बेसिकली आपका 4-5 पॉइंट्स ही हैं जिनको आपको कवर करना है। तो मेरे ख्याल से ये आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए और कायदे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि और भी जो इसके आईबीओज हैं उसमें कहीं ना कहीं बीओपी फिर से यूज हुआ है। तो अगर आप एक जगह इसको तैयार कर लोगे तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा दूसरी जगह उसको तैयार करने के लिए, ठीक है। क्योंकि बीओपी से जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत ज्यादा पूछा गया वो यही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक, डिसइक्विलिब्रियम क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, और इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स ऑलरेडी कवर हो गए। अब अगर वो पूछ लिया कि करंट अकाउंट बताइए, करंट अकाउंट के बारे में बताइए, तो आपको कंपोनेंट्स जब तक नहीं पता होंगे तब तक आप नहीं डिफाइन कर पाएंगे ना, तो आपको ये पूरा चैप्टर ही कवर करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक जो कवर किया गया है वो है टेरिफ वर्सेस नॉन टेरिफ बैरियर्स टू ट्रेड। मतलब डिफरेंस पूछा गया था टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स के बीच में, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन टेरिफ बैरियर्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया पेपर में, मतलब मैं कहूँ तो 6 से 7 बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको एक्सचेंज रेट टॉपिक कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर फिक्स एक्सचेंज रेट हो या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो और इन पे स्टेटमेंट वाइज कोई क्वेश्चन आएगा तो एक्सचेंज रेट कवर करना ही होगा, राइट। नेक्स्ट हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड बीओपी। अब आपको ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं बता पाएंगे तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको बुक में मिल जाए जैसे कि आप सोचें, क्योंकि पेपर में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं जो कि हमने पूरी बुक कवर भी की होती फिर भी हमको लगता है ये हमने टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से दे दिया। तब आपको एट रैंडम जो समझ में आता है तब वो ही लिखना पड़ता है ना। लेकिन अगर आपको किसी चीज का बेस पता होगा तो आप इजिली आंसर्स को लिख पाएंगे, राइट। तो एक बार ये पढ़ लीजिएगा रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड बीओपी, तो इससे स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे काफी, ठीक है। अब इसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ ट्रेड नहीं पूछा गया अभी तक, ठीक है, और कोटा वर्सेस टेरिफ के बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन आप उसको पढ़ जरूर लीजिएगा, टॉपिक्स मत छोड़िएगा। जो चीज आपको इजीली समझ में आ रही है उसको जरूर कवर करिए। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको टॉप करना है, ठीक है, अगर टॉप करने की इच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, बस कोशिश ये करिएगा कि आपके नंबर एटलीस्ट 60% के ऊपर जरूर बने, ठीक है, ताकि आप कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर में बैठना चाहें, या मैं आपको बताऊं तो अगर आप पीजी कर रहे हैं तो हो सकता है आप में से कुछ ऐसे होंगे जो आगे पीएचडी, या मतलब मेरा कहने का है कि नेट जेआरएफ करना चाह रहे हो, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपका पीजी 60% होना चाहिए, ठीक। तो अगर आपका टारगेट नेट भी है, नेट जेआरएफ भी है, तो एटलीस्ट 60% स्कोर करने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक। और वो तभी स्कोर हो पाएगा जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेबस को एटलीस्ट कवर कर लीजिए, क्योंकि देखिए कई चीजें हम पेपर में लिखते लिखते भूल जाते हैं, है ना। लेकिन
कुछ ऐसे पॉइंट्स याद रहते हैं जो कभी ना कभी आंसर्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं हमको। देखिए, आपका पेपर कुछ इस तरह रहता है, ठीक है, लेंथ वाइज काफ़ी बड़ा रहता है पेपर, ठीक, और रूल्ड लाइन वाला पेपर रहता है, ठीक है। तो आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली रहते हैं 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के और 20 मार्क्स के, ठीक है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी है तो हो सकता है वो दिया हो 3+7 करके, अगर वो 2 पार्ट में, लेकिन वो रहता है 10 मार्क्स का ही, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो उसमें कोशिश करिए आप 1 to 2 पेज का आंसर ज़रूर लिखिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 2 to 3 पेज कवर करने की कोशिश करिएगा, और 20 मार्क्स का है तो मैं तो कहूँगी कि आप 6 पेजेस लिखिए, ठीक। लेकिन अगर टाइम कम है या बहुत जल्दी लिखना है, नहीं हो पाए कंप्लीट, तो कोशिश ज़रूर करिए कि 5 पेज तक तो लिख ही लीजिए, क्योंकि जो मार्क्स मिलते हैं बेसिकली वो इसी चीज़ में मिलते हैं कि कितने पेज तक आप आंसर को एक्सटेंड कर पाए, है ना। अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करिए, ठीक है। पूरी चीज़ों को याद करने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए, और जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखिए, ठीक है। पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप क्वेश्चन समझ गए हैं, क्वेश्चन की थीम को समझ गए हैं कि क्या लिखना है, और उसी बेसिस वो आपको मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि आपने कितने पेज तक का आंसर लिख पाए, ठीक। तो कोशिश करिएगा कि ऐसे लिखिएगा, क्योंकि मैंने यही ट्राई की थी टेक्निक और मुझे काफ़ी अच्छा स्कोर मिला भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि पेपर का पैटर्न क्या है और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि कैसे आंसर्स को लिखना है। तो देखिए, आंसर्स लिखना मैं नहीं बता सकती, ठीक है, क्योंकि आप ये अपने ग्रेजुएशन से लिखते आ रहे हैं, लेकिन हाँ मैं ये बता सकती हूँ कि आप कितने पेज तक का आंसर लिखिए जहाँ पे आप एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो इस टेक्निक को ज़रूर फॉलो करिएगा, और हाँ ये मत सोचिएगा कि मैं पहले पार्ट ए कर लूँ या पहले पार्ट बी कर लूँ, जहाँ से आपको मतलब आ रहा हो क्वेश्चन, ठीक। लेकिन पार्ट कोई एक ही स्टार्ट करिएगा, ऐसा नहीं करिएगा कि पार्ट बी से एक क्वेश्चन कर लिया देन पार्ट ए का उठा के कोई एक क्वेश्चन कर लिया, ऐसे मत करिएगा। अगर आप पार्ट बी उठाए हैं तो पार्ट बी कंप्लीट कर लीजिए, अगर आपने पार्ट ए उठाया है तो पार्ट ए कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। और मेरा सजेशन यही होगा कि आप एक सीरियल ऑर्डर से करिए, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, कन्वीनियंट रहेगा, और एग्जामिनर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना नया यूनिट, ठीक है। और हो सकता है मुझे वीडियोस अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि मेरी तरफ इंटरनेट इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है। इवन मैं सुबह से वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया आज, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिएगा, वीडियो ज़रूर अपलोड होगी। और आप लोग की डिमांड है कि मैम रोज़ वीडियो डालिए, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ वीडियो डाल पाऊँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मुझे उनको भी देखना पड़ता है, ठीक है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दैट। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक नया यूनिट। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और हाँ, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। बाय बाय, टेक केयर।